नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काव्य हेतु, जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे एनसीईआरटी हिंदी हो, हिंदी व्याकरण हो या फिर हिंदी साहित्य हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या होते हैं काव्य हेतु और किस संस्कृत आचार्य ने क्या काव्य हेतु बताए हैं। तो सबसे पहले हेतु का जो शाब्दिक अर्थ है कारण, तो काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। तो हेतु वो कारण होते हैं जिनके कारण किसी भी काव्य की रचना होती है। उस काव्य की रचना के पीछे क्या कारण है, वही उस काव्य के हेतु हैं। ठीक है, काव्य की रचना क्यों हुई उसका कारण ही हेतु होते हैं। हर कोई व्यक्ति कवि नहीं होता और ना ही काव्य की रचना कर सकता है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति है, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो कवि नहीं हो सकता, वो लेखक नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब जो काव्य रचना है इतना आसान काम भी नहीं होता। उसके लिए कुछ ऐसे कारण गुण होने चाहिए जिससे कोई काव्य की रचना कर सकता है। तो उसके बारे में ही हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति कवि नहीं होता और हर कोई ना ही कोई काव्य की रचना कर सकता है। साधारण शब्दों में काव्य कार्य है और यह कार्य क्यों हुआ, हेतु उसका कारण है। मतलब क्या है कि काव्य काव्य एक कार्य है और यह कार्य क्यों हुआ, हेतु ही उसका वो कारण है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि काव्य हेतु क्या होते हैं। इसका अर्थ आपको पता चल गया होगा। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार दूसरे अर्थों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं कारण, वही क्या होते हैं, वही क्या साधन क्या होते हैं, हमारे काव्य हेतु होते हैं। किसके अनुसार? बाबू गुलाब राय के अनुसार। ये परिभाषा पूछी जा सकती, कथन पूछा जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में व्यक्त कर लेते हैं वही कवि होते हैं। तो कवि में क्या गुण होते हैं? अपनी अनुभूतियों को वे सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र में निरूपित काव्य हेतु हमने पढ़ने हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के 3 प्रमुख हेतु माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। ध्यान में रखना है कि प्रतिभा होता है, व्युत्पत्ति होता है और अभ्यास होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। काव्य हेतु पर सबसे पहले अग्नि पुराण में विचार किया गया था। उसमें प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु माना गया था। तो अग्नि पुराण में कौन कौन से काव्य हेतु माने गए? उसमें प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार। ठीक है, अब हम आचार्यों की बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से काव्य हेतु बताए हैं। सबसे पहले हमारे आचार्य आते हैं आचार्य वामह। सबसे पहले कौन आ गए? आचार्य वामह। इसके अलावा काव्य हेतु पढ़ने से पहले काव्य लक्षण भी पढ़ा होना जरूरी है। उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिस बच्चे ने नहीं देखी तो देख सकता है। आचार्य वामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। तो आचार्य वामह क्या कहते हैं कि जिसकी बुद्धि कम है, कोई मंद बुद्धि है, अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छे अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा वो शास्त्रों का अध्ययन तो कर सकता है, उसमें निपुण हो सकता है, समर्थ हो सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति ही काव्य रच सकता है, वो व्यक्ति काव्य नहीं रच सकता। तो काव्य रचने के लिए तो प्रतिभा का होना जरूरी है। मतलब अच्छे मार्गदर्शन से, अच्छे गुरु के ज्ञान के द्वारा कोई जड़ बुद्धि भी, मंद बुद्धि भी, जिसकी बुद्धि कम है, शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा लेकिन काव्य रचना नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या है? प्रतिभा होनी जरूरी है। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही काव्य की रचना कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? प्रतिभा होनी चाहिए। गुरु उपदेशाध्येतु शास्त्र जड़दिमो पल्यम काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत। तो आचार्य वामह क्या कहते हैं कि काव्य रचना के लिए क्या होनी चाहिए? प्रतिभा होनी चाहिए। आचार्य वामह प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं।
तो आचार्य बामह ने किस काव्य हेतु को सबसे प्रमुख सबसे प्रधान माना है? तो प्रतिभा को माना है, ठीक है। और उन्होंने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति, जिसे शास्त्र ज्ञान कह सकते हैं, अग्नि पुराण में वेद ज्ञान कहा गया है, एवं अभ्यास को भी काव्य हेतु में स्थान दिया है, ठीक है। तो बामह जो है प्रतिभा को तो मुख्य काव्य हेतु मानते हैं। मुख्य किसे मानते हैं? प्रतिभा को। लेकिन साथ में ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु में स्थान दिया है आचार्य बामह ने। व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान, जो कि अग्नि पुराण में वेद ज्ञान के नाम से कहा गया है, वेद ज्ञान उसको कहा गया है। दूसरे आचार्य आ गए आचार्य दंडी। तो वो क्या कहते हैं, किस हेतु को प्रमुख मानते हैं? यही चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग, तो इन्होंने अभ्यास को क्या कह दिया? आनंद, अभियोग। और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है उनके अनुसार। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने प्रतिभा तो मानी ही मानी है दंडी ने, साथ में आनंद अभियोग नाम लिया है किसका? अभ्यास का। और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। उनके अनुसार नैसर्गिक प्रतिभा श्रुतच बहु निर्मलम आनंदाश्च वियोगो आस्य कारण काव्य संपदा, ठीक है। तो ये संस्कृत की परिभाषाएं हैं, इन्हें थोड़ा मतलब ध्यान में रखना है कि किस आचार्य ने क्या कहा है। एक मतलब हम कह नहीं सकते कि एक रट्टाई कह लीजिए, कि रट्टाई लगा लिए कि हाँ ये परिभाषा, ये जो परिभाषा है वो किसकी है? दंडी की है, ये बामह की है। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बड़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं, ठीक है। प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है। तो प्रतिभा को जन्मजात कौन मानते हैं? दंडी मानते हैं, ठीक है। प्रतिभा को जन्मजात कौन मानते हैं? दंडी मानते हैं। होती ही प्रतिभा जन्मजात है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कोई विशेष कार्य करने की एक प्रतिभा होती है जो वो बखूबी कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता। कोई भी काम कह लीजिए, मान लो कोई एक्टिंग है, सिंगिंग है, वो भी गॉड गिफ्टेड होती है, मतलब एक प्रतिभा जन्मजात होती है, वही अच्छे से कर सकता है। हर कोई कहे कि मैं सिंगर बन जाऊंगा, मैं लेखक बन जाऊंगा, मैं कवि बन जाऊंगा, जो ये नहीं बन सकता। अभ्यास से, ज्ञान, मार्गदर्शन से किसी लिखी हुई चीज़ को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। किसी लिखी हुई चीज़ को अभ्यास और गुरु के मार्गदर्शन से पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अपना लिखा जाए, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? प्रतिभा चाहिए, जो कि जन्मजात होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से हो सकती है। तो आगे कवि दंडी आचार्य दंडी क्या कहते हैं कि मान लीजिए किसी ने यही ठान लिया कि मैंने तो कवि ही बनना है, मैंने क्या कवि ही बनना है, लेखक ही बनना है। उसके लिए उसने निरंतर अभ्यास किया, मतलब बहुत से लेखकों कवियों को का लिखा हो पढ़ा, तो वो कुछ ना कुछ लिखने में सफल हो जाएगा। लेकिन उसका लिखा हुआ हम ये नहीं कह सकते कि उच्च कोटि का ही हो सकता है। तो आचार्य दंडी के अनुसार शास्त्र ज्ञान और अभ्यास से निम्न कोटि की रचना हो सकती है, उच्च कोटि की नहीं। आगे हमारे आते हैं आचार्य बामन। आचार्य बामन का क्या मत है? आचार्य बामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो आचार्य बामन भी किसको प्रमुख मानते हैं? प्रतिभा को, क्योंकि सबसे पहली अगर हम कड़ी ही कह लीजिए तो वही है जब किसी भी इंसान में वो प्रतिभा ही नहीं होगी किसी कार्य को करने की, तो वो आगे क्या करेगा? तो ये भी क्या कहते हैं कि प्रतिभा ही एक प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं काव्य रचना के लिए। कवित्व बीज प्रतिभान कवित्वस्य बीजमा, वे लोक व्यवहार, शास्त्र, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतु में स्थान देते हैं, ठीक है। इन सब की जानकारी को वो काव्य हेतु में स्थान तो देते हैं, ठीक है। और उन्होंने काव्य हेतु में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार किया है। तो कवित्व का बीज प्रतिभा को किसने स्वीकार किया है, किसने कहा है? तो आचार्य बामन ने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। जो जन्म जन्मांतर के संस्कार के शक्ति रूप में कवि में विद्यमान होती है, ठीक है।
तो ये कहते हैं आचार्य बामन की जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है, और काव्य रचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कवित्व का बीज है। जिस आचार्य की जो भी मुख्य बात है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि किसने किस पर बल दिया है। जैसे बामन ने क्या कह दिया कि ये जन्मजात होती है और कवित्व का बीज है, ठीक है। आगे आगे आचार्य रुद्रट, इनका क्या मत है। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो ये कौन कौन से मानते हैं, काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। प्रतिभा के वे दो वेद मानते हैं। तो आचार्य रुद्रट में आपने क्या याद रखना है कि किस आचार्य ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, सहजा और उत्पाद्य। भेद कौन से हैं, सहजा और उत्पाद्य। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है। तो आचार्य रुद्रट के अनुसार कौन सी प्रतिभा जन्मजात होती है, प्रतिभा के दो भेद मान लिए, सहजा और उत्पाद्य। और कौन सी प्रतिभा जन्मजात होती है, तो प्रतिभा होती है, ठीक है, सहजा प्रतिभा होती है। कौन सी, सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और यही काव्य का मुख्य मूल निर्माण करने वाला हेतु है, ठीक है। जबकि उत्पाद्य प्रतिभा लोक शास्त्र या अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि किस कवि ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, सहजा और उत्पाद्य, और इनमें से कौन सी प्रतिभा जन्मजात होती है और कौन सी अभ्यास के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आगे आचार्य मम्मट, कौन आ गए, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यद्वेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस दुद्ववे, ठीक है। तो ये कहते हैं कौन, आचार्य मम्मट। आचार्य अर्थात काव्य के तीन हेतु हैं। शक्ति इन्होंने किसे कहा है, प्रतिभा को। अब आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। ये भी प्रश्न एस्टेट में ही पूछा गया है कि किस आचार्य ने प्रतिभा को शक्ति माना है। तो किसने माना है, मम्मट ने माना है। शक्ति लोक शास्त्र का अन्वेक्षण तथा अभ्यास है। वह एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूप अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है। तो ये भी कहते हैं कि काव्य का बीज संस्कार क्या है, प्रतिभा है, जिसको इन्होंने शक्ति कहा है, जिसको इन्होंने शक्ति कहा है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि प्रतिभा के अभाव में तो काव्य रचना हो ही नहीं सकती, काव्य रचना होना संभव ही नहीं है। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसी को मम्मट ने शक्ति कहा है, उसी को मम्मट ने क्या कहा है, शक्ति कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। आगे आगे केशव मिश्र। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास के लिए। केशव मिश्र क्या कहते हैं, प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्ति विभूषण, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। ये कथन भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केशव मिश्र। आगे है हेमचंद्र। इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में लिखा है, प्रतिभास्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेषालिनी, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवोन्मेषालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रतिभा काव्य के हेतु है तथा नवोन्मेषालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं ये, ठीक है। प्रतिभा किसे कहते हैं ये भी ध्यान में रखना है। अगला हमारा आ गया पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है, ठीक है। तो किसको माना है इन्होंने, प्रतिभा को ही मुख्य हेतु स्वीकार किया है। जितने भी आचार्य हैं, काव्य लक्ष्य में मैंने हर आचार्य की शताब्दी करवाई, हर शताब्दी हर बार पूछी जाती कि कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ काव्य शास्त्र आता है,
यूजीसी नेट हो, चाहे वहाँ आचार्यों की शताब्दी पूछी जा सकती है, पूछी जाती है, और उनको आपस में मिलान करना भी इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो शताब्दी जरूर ध्यान में रखनी है। किस आचार्य का कौन सा ग्रंथ है, ये चीज़ भी आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब पंडित राज जगन्नाथ हो गए। आगे राजशेखर। तो ये क्या कहते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेत श्रेष्योरियति रियति अलग लिखा गया है, श्रेष्योरेयति, अर्थात प्रतिभा और उत्पत्ति दोनों समेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि प्रतिभा और उत्पत्ति समवेत रूप से काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो भेद मानते हैं। राजशेखर ने प्रतिभा और उत्पत्ति को समान ही माना है, और इन्होंने भी प्रतिभा के दो भेद माने हैं, कारित्री और भावित्री। ठीक है, कारित्री और भावित्री, तो ये दोनों भेद ध्यान में रखने हैं कि राजशेखर ने कौन कौन से भेद माने हैं। कारित्री प्रतिभा जन्मजात होती है, जैसे सहजा प्रतिभा जन्मजात थी, तो ये भी ध्यान में ही रखना है, आपने नोट करना है। कारित्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कविता से है। भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। तो पाठक से किस प्रतिभा के भेद का संबंध है, और कवि से प्रतिभा के किस भेद का संबंध है, किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रखना है। आगे निष्कर्ष क्या निकलता है, इस विवेचन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काव्य के मुख्य 3 हेतु होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो ये हो गए हमारे काव्य हेतु। अगर काव्य हेतु से कोई प्रश्न बनेगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जिसने ये क्लास अच्छे से पढ़ ली तो उम्मीद है कि काव्य हेतु से आने वाला प्रश्न आप सही कर पाओगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।